अच्छा, आज हम जो है ना स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे। ये एक टाइप ऑफ जिसे हम, ये वाला जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, इससे हम कोई भी डिटर्मिन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा है, इससे पहले हमने काइनेमेटिक इंटरमिसी के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने कुछ पढ़ा कि भी कहाँ कहाँ पे मूवमेंट आ सकते हैं। एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि भी जब भी आपके पास रोलर या पिन एंड पे आ जाए, इंटरनल हिंज आ जाए, तो वहाँ पे मूवमेंट जीरो होता है। सही है ना। इसी तरह हम इंटरनल मूवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये इसका बेसिक होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। इसके जो है ना कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप जो है इसका ये है कि हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। कि भी हम जितनी भी थीटा और डेल्टाज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं पहले, सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद हम फिक्स एंड मूवमेंट निकालते हैं यूजिंग टेबल। एक टेबल गिवन होता है, उसमें हम फिक्स एंड मूवमेंट्स निकालते हैं। और फिर हम सारे जो मूवमेंट्स है, जो मैंने पिछली दफ़ा इंटरनल मूवमेंट्स के बारे में बता रहा था, उनके लिए इक्वेशंस निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से अननोन जो डेल्टा और थीटा है उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो एक सवाल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। तो इसमें बेसिक आपके पास दो टाइप को आपके पास इक्वेशंस होती हैं। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, ये आपके पास तब होगा, उस स्पैन के लिए होगा, जब आपके पास दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा हो। किसी भी स्पैन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है, आपके पास ये एक इंटरनल रोलर आ गया, इसी तरह यहाँ पे एक पिन आ गया और यहाँ पे एक फिक्स एंड आ गया। अब मैंने बताया दो सिचुएशन होती है जहाँ पे मूवमेंट नहीं आता। एक ये कि पिन या रोलर एंड पे आ जाए या फिर इंटरनल हिंज आ जाए। तो इनमें से सिर्फ एक कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि या पिन रोलर यहाँ पे एंड पर, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे भी मूवमेंट होती है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, फिक्स है। अब हमारे पास ये सारे हमने मूवमेंट्स डिफाइन कर लिए। अब हम बता सकते हैं कि भी कौन सी सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट स्पैन की बात करते हैं, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे कि ये सिर्फ उन स्पैन के लिए जहाँ पे आपके पास एक साइड पे मूवमेंट आता हो, दोनों साइड पे मूवमेंट ना आता हो। और फर्स्ट इक्वेशन तब यूज होती है जब आपके पास दोनों साइड पे मूवमेंट आता हो। सही है। क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा आसान सब। तो इसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी और इधर सेकंड इक्वेशन यूज होगी। फिर से बता दूं कि फर्स्ट इक्वेशन तब यूज होती है जब आपके पास दोनों साइड पे मूवमेंट आता हो किसी भी स्पैन में। जैसे ये वाला स्पैन जिसके दोनों साइड पे मूवमेंट आता हो, तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी। और कोई भी स्पैन हो जिसके सिर्फ एक साइड पे मूवमेंट आता है, तो उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं, यानी जिसमें आपके पास फार एंड पिन या रोलर आ जाए। इसमें आपके पास जो ई होता है ये इलास्टिक मॉडुलस होता है। इसी तरह के की जो वैल्यू होती है वो आई और एल के इक्वल होती है, लेंथ ऑफ द मेंबर होता है। और आई आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसी तरह आपके पास थीटा एन थीटा एफ, ये आपके पास रोटेशन एट नियर एंड फार एंड होता है। और आपके पास ये जो साई की वैल्यू है, ये जो वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होती है डेल्टा बाय एल। मगर ये सिर्फ तब आएगा जब आपके पास कोई चीज़ कहीं पे सेटलमेंट वगैरह होगी, तो सब ही आएगा। और आपके पास ये फिक्स एंड मूवमेंट, ये आप टेबल से निकालते हैं। तो ये आपके पास टेबल होता है फिक्स एंड मूवमेंट की। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम में तब आप यूज़ करेंगे जब आपकी इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर रहे हो, और ये वाला तब यूज़ करना जब आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर रहे हो। तो ये ना, ये दूसरे उस सेंस में आपके पास जब भी किसी भी स्पैन में आपके पास अगर दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा हो, तो आप इक्वेशन नंबर, तो ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जिसमें आपके पास सिर्फ एक साइड पे मूवमेंट आ रहा हो, तो आप ये वाला सिचुएशन यूज़ करेंगे। इसमें ये आपने डायरेक्शन का भी ख्याल ऐसा रखना है कि आपके पास जब भी ये राइट साइड पे होता है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको वजह ये थी कि यहाँ पे अगर हम मूवमेंट ले तो आपके पास लोड की वजह से मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज, इसलिए आपके पास जो रिएक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ तो लोड की वजह से जो मूवमेंट आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, वो क्लॉकवाइज। तो इसे ऐसे करके आप कभी किसी भी फ्रिक्शन मूवमेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह का
सीन आपके पास, तो आपके पास ये एक क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन है कि भी इसके आप रिएक्शंस निकालें, सीन इसके रिएक्शंस निकालें। इसको हम सिंपल क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर मैं इसके इंडिटरमिनेट से निकालूं तो कितना आएगा जी, कोई बता सकता है जी? कमरान अली बत, बताओ इसकी इंडिटरमिनेसी कितनी है? कितनी है? हेलो कमरान। 1 आती है। 1 हम निकालते हैं। प्लीज देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 रिएक्शंस आएंगे। काम तो नहीं होगा। टोटल रिएक्शंस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके पास रिएक्शन होते हैं। इक्वेशन आपके पास 3 है, तो आपके पास 5 डिग्री इंडिटरमिनेसी, यानी इसमें 5 रिएक्शन एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। यही अगर सवाल हम फोर्स मेथड से सॉल्व करते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा लंबा सवाल होता है। हम इसको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से करते हैं। ये आपके पास एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इसको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का ये भी है कि आप इसको डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इसको हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या कहते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप होता है आपके पास स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का कि भी इसमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना, सही है ना, उसको आइडेंटिफाई करना। तो बताएं इसमें कितनी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ रही है? ये कोई बता सकता है? सर 5 की थी ना इंडिटरमिनेसी जो डिग्री हो गई जी सर श्योर है। अच्छा, पहले सबसे पहले हम इसमें नोड्स देखते, कितने नोड्स बनते हैं इसमें? 1 2 3 2 3 4 4 नोड्स क्या क्या होता है? जहाँ पे सपोर्ट आ जाए, जहाँ पे जॉइंट आ जाए, जहाँ पे आपके पास एंड आ जाए, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास एरिया चेंज हो रहा, तो वो नोड्स होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे टोटल 4 नोड्स आते हैं आपके पास। तो ये पहला नोड जहाँ पे फिक्स है, दूसरा जहाँ पे रोलर है, तीसरा जहाँ पे रोलर है, और चौथा यहाँ पे रोलर है। अब पहले नोड पे आपके पास कितने अननोन्स हैं? 0 जीरो, सीन ना डेल्टा आता है ना थीटा आता है। दूसरे पे 1 1 थीटा बी, तीसरे पे भी 1 थीटा सी, 1 और चौथे पे भी 0 सीन। तो 0 इसके काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी अगर हम 2 निकालना चाहते हैं तो आपके पास वो 2 आता है। और वो क्या क्या है आपके पास? थीटा बी एंड थीटा सी। थीटा सी। तो आपके पास ये 2 अननोन रोटेशन आते हैं किसी भी नई स्ट्रक्चर में। ये फर्स्ट स्टेप है आपके पास। सेकेंड स्टेप है आपके पास कि काइनेटिक इंटरेस्ट निकालना। सेकेंड स्टेप है कि इसमें हम इंटरनल मोमेंट्स डिफाइन करें भी कहाँ कहाँ पे इंटरनल मोमेंट्स आएंगे आपके पास। तो मैंने बताया था कि आपके पास इंटरनल मोमेंट ना आने का आपके पास 2 सिचुएशन हो सकती है। एक ये सिचुएशन कि आपके पास एंड पे पिन या रोलर आ जाए, दूसरा एक इंटरनल नहीं जा जाए। तो बताइए इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन कंप्लीट होती है यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, तो इसका मतलब है हर जगह पे मूवमेंट आएगा। तो आपके पास यहाँ पे भी मूवमेंट होगा, यहाँ पे भी मूवमेंट आएगा, 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 और यहाँ पे भी। इसका मतलब है कि हर सपोर्ट में यहाँ पे मूवमेंट आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी सिचुएशन कंप्लीट नहीं हो रही। उसके लिए ये था कि आपके पास जब भी पिन या रोलर एंड पे आ जाएंगे, फिर इंटरनल नहीं जा जाए, तो आपके पास वहाँ पे 0 होता है मूवमेंट।
तो ये यहाँ पे इसको हम जब जब आप इंटरनल मोमेंट्स को डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफरेंट मेंबर्स भी ले सकते हैं, मतलब हम इसको 3 मेंबर्स में ले सकते हैं अगर हम ये इंटरनल मोमेंट्स को ले लेते हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ए बी सी डी स्पैन थे, इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो आपके पास ए बी है अगर आपके पास, तो ये वाले जो मोमेंट है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, मोमेंट ए बी। सही है ना आपके पास। हम सबको एक ही डायरेक्शन में ज्यूम कर सकते हैं, फिर आप जो भी ज्यूम करें आखिर में उसके जो आंसर नेगेटिव में आएगा तो फिर आपके पास वो सही होगा। तो आपके पास ये मोमेंट ए बी होगा, ये वाला जो मोमेंट होगा वो बी ए होगा। सही है ना। ये वाला जहाँ पे जो मोमेंट आएगा उसको हम ए बी का नाम देंगे, इस मोमेंट का हम नाम देंगे बी ए का। इसी तरह यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है उसको हम बी सी का नाम देंगे, और यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है उसको सी बी का, और यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है उसको सी डी का नाम देंगे, और यहाँ से जो मोमेंट आ रहा है उसको हम डी सी का नाम देंगे। सबको इस चीज़ की समझ आ गई? यस सर। सही है ना। तो सिंपल हमने पहले तो मूवमेंट्स डिफाइन किए कि कहाँ कहाँ पे मूवमेंट्स आएंगे, वहाँ आ गया हमारे पास। सबसे पहला स्टेप था काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना, उसके बाद भी कि मूवमेंट्स डिफाइन करने कहाँ कहाँ पे मूवमेंट्स आ रहे हैं, और वो मूवमेंट्स को नाम भी दे दिया। नाम देना आसान है, सिंपल। जहाँ पे मूवमेंट आ रहा है उसके ऑपोजिट वो नियर एंड होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एम ई बी है, तो आपके पास ये नियर एंड है और ये आपके पास फार एंड है। सही है ना। तो पहले नियर एंड को लिख लेते, फिर उसके बाद फार एंड को लिख लेते। नियर एंड जहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, फिर ये इसके लिए अब ये वाला नियर एंड और ये वाला फार है, तो एम बी ए हो जाएगा, इसी तरह एम बी सी हो जाएगा, एम सी बी हो जाएगा, एम सी डी और एम डी सी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास रिएक्शंस भी आएंगे। अब जो मैंने बताया जिसमें अगर हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा था ये जो इंटरनल रोलर्स होते हैं, सही में इस पे आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स लगते हैं। मतलब ये वाले जो मोमेंट्स हैं इनका जो समीशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जीरो की इक्वल हो जाएगा। जब भी कोई दो एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल इंटरनल रोलर तो उसमें मूवमेंट नहीं लेते, उसमें मूवमेंट क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट लग रहा होता है उनका समीशन किसकी इक्वल होता है, वो जीरो की इक्वल होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एम बी ए प्लस एम बी सी, यानी जो बी पे मूवमेंट लग रहा है रोलर बी पे, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह जो आपके पास सी पे मूवमेंट आ रहे हैं एम सी बी प्लस एम सी डी, वो भी आपके पास जीरो की इक्वल है। इस चीज़ की सबको समझ आ गई? जी सर आ गई। ठीक है। रोलर पे अब मैंने जिस तरह बताया था आपके पास के दोनों मूवमेंट्स का जो समीशन है तो जीरो की इक्वल होता है। सर कभी भी समझिए। हाँ, जब भी कोई भी रोलर होता है नीचे अंदर इंटरनल, उस पे मूवमेंट जीरो होते हैं आपके पास, ये ना। तो यह आपके पास इससे दो कंपेटेबल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आ गया असल में। क्योंकि इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होती है कि भी कहीं पे मूवमेंट का समीशन जीरो को इक्वल होना चाहिए। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू जीरो। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि जो जितना भी मूवमेंट आ रहा है बी पे वो भी जीरो इक्वल है, सी पे भी जो आ रहा है वो भी इक्वल टू जीरो है। इसके बाद हम इस स्टेप वाइज जा रहे हैं। सही है ना। सबसे पहले स्टेप हमने किया काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाली है। पहला अगर स्टेप की बात करते हैं तो हमने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाली है। फिर दूसरा हमने इंटरनल मूवमेंट्स को डिफाइन किया। थर्ड स्टेप हमने किया इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाली है। जितने भी इंटरनल सपोर्ट्स आए वहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाली। और अब जो चौथा स्टेप है इसमें वो है कि हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ गई, इंटरनल मोमेंट्स आ गए, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ गई। फोर्थ स्टेप है कि फिक्स एंड मोमेंट्स निकालने।
तो ये स्टेप वाइज जा रहे हैं, सही है ना। हमारे पास पहला काइनेमेटिक कंडक्टिविटी, दूसरा आपके पास इंटरनल मूवमेंट्स को डिफाइन करवा, तीसरा आपने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाली फॉर ईच सपोर्ट, और फोर्थ आपके पास कि हमने फिक्स एंड मूवमेंट निकाला। उसके बाद स्टेप है कि भी हम फिक्स एंड मूवमेंट निकालें। ये जो रोलर होते हैं इंटरनल, इसको हम एज अ फिक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इनकी दोनों साइड पे मूवमेंट्स आते हैं। तो आपके पास अगर इस वाले स्पैन को अगर हम अलग से सॉल्व करना चाहें तो इसको हम दोनों साइड पे फिक्स ले सकते हैं, क्योंकि फिक्स की प्रॉपर्टी जो उस पर मूवमेंट आता है, सीना रोलर पे मूवमेंट अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो आपके पास एंड पे रोलर आ जाएगा और एंड पे रोलर पे मूवमेंट्स नहीं आता। तो इसको मूवमेंट को हमने अलग से इधर बना दिया, इसको फिक्स कर दिए, इसको भी अलग से यहाँ पे बना दिया, इसको भी फिक्स कर दिया। इसी तरह इसको भी अलग से यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा था उसको भी अलग से यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे तो पहले से मूवमेंट आ रहे थे फिक्स की वजह से। तो ये हमने ए बी सी और सी डी को अलग अलग से बना दिया, और इसके जो एंड पे वो जहाँ पे अगर मूवमेंट आ रहे हैं तो उसको हमने फिक्स बना के वहाँ पे मूवमेंट लगा दिया। इस मूवमेंट को कहते हैं फिक्स एंड मूवमेंट। ये वाले जो मूवमेंट होगा फिक्स एंड मूवमेंट ए बी, फिक्स एंड मूवमेंट बी ए बी सी एंड सी बी। सर लेकिन लास्ट स्टेप में तो हमने जहाँ पे ये रूलर आ रहे थे एंड पे वहाँ पे हमने मोमेंट जीरो कर दिया था। तो हाँ, अभी मगर ये वो तब इसको होगा फिक्स। जी, वो तब होगा अगर हम उसको अलग अलग सर इकट्ठे ले रहे हैं, सही है ना। फॉर एग्जांपल इन सबको अगर हम ओवरऑल ले रहे हैं तो बी पे दोनों मोमेंट्स का जो समीशन है वो जीरो के इक्वल होगा, सही है। हम अब इसको तोड़ के सॉल्व कर रहे हैं, सही है ना। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम इंटरनल रोलर वाले को भी दो स्पैन जिस तरह इंटरनल हिंज होते हैं कर सकते हैं, इन केस अगर हम उनके एंड पे जो मूवमेंट्स है उसको डिफाइन करके लिया करें, सही है ना। अगर हम जी इधर सर। बात करेंगे तो इन दोनों पे मूवमेंट का समीशन जीरो को इक्वल है, मगर इसको हम अगर अलग अलग करके सॉल्व करने जो दोनों साइड पे मूवमेंट्स आएगा। ठीक है सर। तो हमने ये दोनों साइड पे जो है फिक्स कर दिए हर किसी को। अब ये फिक्स एंड मूवमेंट्स हम निकालेंगे टेबल से। ये आते हैं लोड से, सही है ना। असल में क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लोड को हम नोड्स पे के नोड्स नहीं लेते, सही है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिफॉर्म लोडिंग है तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट नोड्स बनते हैं, सही है ना। ये किए तो ये बहुत ज़्यादा नोड्स बन जाते हैं, तो आपके पास सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हम जो लोड है वो नोड्स पे कन्वर्ट कर देते हैं मूवमेंट्स की फॉर्म में, और उसको हम कहते हैं फिक्स एंड मूवमेंट। तो अगर हम सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं तो इसको हम जाते हैं टेबल में। ये हमारे पास टेबल है, यूनिफॉर्म लोडिंग थे हमारे पास। तो बताएं कौन सा वाला इसमें मैच करता है। यूनिफॉर्म लोडिंग हो और दोनों साइड पे फिक्स हो, है सर। है कोई इसमें? है सर, लेफ्ट और ये वाला कह सकते हैं हम। जी सर ये है। ये ना दोनों साइड में मूवमेंट भी है और फिक्स भी है आपके पास, और क्या कहते हैं आपके पास यूनिफॉर्म लोडिंग भी है। तो यहाँ पे जो फिक्स एंड मूवमेंट है उसकी वैल्यू है ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12, और इसकी डायरेक्शन है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो फिक्स एंड मूवमेंट है उसकी वैल्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12, और इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो हम जाएंगे, फिक्स एंड मूवमेंट निकाला हमने, तो आपके पास ये जो ए बी वाला फिक्स एंड मूवमेंट है वो ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12, सही है ना। 1.5 हम आपके पास यूनिफॉर्म लोडिंग है, लेंथ आपके पास जो है वो 20 फीट है, एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 तो 50 चिप्स इंटू फीट आ गया, और इसकी डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये भी टेबल से पता लग गया। या दूसरा हम ये अगर बी ए पे फिक्स करें तो ये आपके पास जो लोडिंग की वजह से मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए रिएक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आता है। इसी तरह आपके पास जो ये वाला मूवमेंट है ये भी हमने जो टेबल से देखा तो ओमेगा स्क्वायर बाय 12 क्लॉकवाइज था, तो ये आपके पास 1.5 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इंटू ये आपके पास, इससे आपके पास 50 आया, ये भी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। इसके बाद हमारे पास दूसरे स्पैन के लिए हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास 30 चिप्स आ रहे हैं सेंटर पे, तो इसके लिए भी हम टेबल देखेंगे। बताएं इस टेबल में कौन सा वाला इसके साथ ये है। सर फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला ये आपके पास। तो इधर जो आपके पास आ रहा है वो पी एल बाई 8 आ रहा है, इधर आ रहा है आपके पास पी एल बाई 8, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आपके पास पी एल बाई 8 आ जाएगा यहाँ पे भी,
ठीक है ना, इस स्पैन के लिए, तो आपके पास इधर भी PL/8 है। अब अगर हम थर्ड स्पैन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे लोडिंग नहीं है। तो हम अगर टेबल में भी देख लें तो टेबल में भी बगैर लोडिंग के लिए कोई भी आपके पास मोमेंट्स नहीं है, क्योंकि आपके पास ये एज अ रिएक्शन आते हैं लोड के लिए, लोड को हम कन्वर्ट करते हैं, क्या कहते हैं हम, हैंड्स पे, तो इसलिए आपके पास इसकी वजह से जो फिक्स एंड मूवमेंट है वो ज़ीरो आएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट है वो ज़ीरो होंगे। अब हम जो ना वो इक्वेशन यूज़ करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन की, सही है ना। तो आपके पास स्लोप डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन थी, या फिर आप इन सेंस डायरेक्ट जो ना स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बताया था, दो इक्वेशन होती है स्लोप डिफ्लेक्शन की, सही है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन तब यूज़ करेंगे जब आपके पास सिर्फ एक साइड, दोनों साइड पे मूवमेंट्स आ रहे हो, और दूसरी वाली तब यूज़ करेंगे जब आपके पास सिर्फ एक साइड पे मूवमेंट आ रहा हो। तो हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई भी स्पैन देख लो तो इसके दोनों साइड पे मूवमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए हमारे पास हमेशा हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। मैं फिर से एक टेबल सा बना देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने करना है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना, यानी आपने सारे थीटा और डेल्टा को डिफाइन कर देना। सेकेंड स्टेप है आपके पास इंटरनल मूवमेंट्स को डिफाइन करना। थर्ड स्टेप पे आपके पास आपने काइनेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल ली, फिर आपने क्या कहते हैं इंटरनल मूवमेंट्स को, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नहीं, फिर आपके पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाल, फिर फोर्थ आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट निकालना। अगर फिक्स एंड 3x। मूवमेंट, फिक्स एंड मूवमेंट से पहले हम ना स्लोप डिफ्लेक्शन की मूवमेंट की इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि वो इसका हिस्सा है, सही है ना। तो अगर हम अपने सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा एक बीम था जिसके एक साइड फिक्स था, इंटरनल आपके पास दो रोलर थे, यहाँ पे आपके पास बीच में लोडिंग थी, इधर यूनिफॉर्म लोडिंग थी। तो सबसे पहले हमने देखा काइनेमेटिक बेसिस की दो है, इसमें हमने क्या निकाला, हमारे पास थीटा ए और थीटा बी है। फर्स्ट की बात करते हैं, थीटा ए एंड थीटा बी। दूसरा हमने इंटरनल मूवमेंट्स देखे, तो हमने कहा कि यहाँ पे हर जगह पे मूवमेंट्स आएंगे। ये जो इस वाले मूवमेंट को नाम दे देते हैं हम MAB, इसको नाम देते हैं MBA, इसको नाम देते हैं MBC, MCD, CB, MCD और MDC। ये हमने इंटरनल मूवमेंट्स को डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है कि इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सॉल्व निकालनी, ठीक है। थर्ड स्टेप, तो उसमें हमने देखा कि आपके पास दो जॉइंट्स हैं, तो इन दोनों जो मूवमेंट्स, इनका समीशन, इन दोनों मूवमेंट का समीशन वो जीरो के इक्वल होगा। यानी आपके पास MBA MBA
प्लस एम बी सी एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपके पास एम सी बी सी बी प्लस एम सी डी एम सी डी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। फोर्थ स्टेप पे आप जो है ना इसके लिए इक्वेशंस मूवमेंट की निकालना, स्लोप डिफ्लेक्शन की। तो मैंने बताया था आपके पास कि कौन से आएंगी। टेबल्स नहीं, वो उससे पहले हम ये इक्वेशन निकालते हैं। ये दो इक्वेशन है, सही है ना। तो हमारे पास सिचुएशन हमने देखना है कि भी मैंने कहा था कि आपके पास ये जो मोमेंट्स है ना, इसके लिए आपने ये इक्वेशन इसमें निकालनी हर मोमेंट के लिए, सही है ना। अब इस इक्वेशन में जो ना एक आपके पास कंपोनेंट है, वो फिक्स एंड मोमेंट है, सही है ना, फिक्स एंड मोमेंट। तो इसलिए हम सबसे पहले फिक्स एंड मोमेंट निकाल लेते हैं, सही है ना। फिर से मैं बता दूं कि आपके पास ये जो आपके पास असल में आपने एक ही इक्वेशन यूज करनी है हर इक्वेशन के लिए। ऊपर वाली इक्वेशन तब यूज करनी है आपके पास जब दोनों साइड पे मूवमेंट हो। तो फॉर एग्जांपल हम अपने पहले स्पैन पे देखते दोनों साइड पे मूवमेंट आ रही है, एक साइड पे मूवमेंट आ रहा है। दोनों साइड पे मूवमेंट है। हाँ, तो इसलिए आपके पास इसलिए आपके पास क्या कहते हैं, इसके दोनों साइड पे मूवमेंट है, तो इसलिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। फिर हम दूसरे स्पैन में जाते हैं, इधर भी दोनों साइड पे मूवमेंट्स जी। क्या कह रहे हैं, दूसरे स्पैन में दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहे हैं, एक साइड पे। दोनों इसी तरह थर्ड में भी, तो हम हर उसमें जो आपके पास ये मूवमेंट की जो वैल्यू है, इसके लिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। अब इस इक्वेशन में एक हिस्सा है फिक्स एंड मूवमेंट निकालना हर इसके लिए, इसलिए हम सबसे पहले फिक्स एंड मूवमेंट निकाल लेते हैं। वो हम किधर से निकालेंगे, वो हम टेबल से निकालेंगे जो भी हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ तक किसी को ना ये समझ कुछ आगे सबको समझ। यस सर जी सर, आ गई। फिक्स एंड मूवमेंट निकाला, अब हम इक्वेशन यूज करते हैं। अब ये इक्वेशन सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, सही है ना। आपके पास जो वहाँ पे थी वो थी। अब हम ए बी की निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है, तो इसलिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। वो कहता है आपके पास 2e के डिवाइडेड बाय प्लस इंटू 2 थीटा एन प्लस थीटा एफ माइनस 3 साई प्लस फिक्स एंड मोमेंट। अब ये चीज़ तो हम निकाल चुके हैं, अब बाकी चीज़ें निकालने को। अब हम पहले सबसे ए बी निकाल लें। जब आप मोमेंट ए बी निकालते हैं तो आपके पास जो एन होता है ना, ये आपके पास होता है ए, और एफ जो होता है ना, ये आपके पास होता है बी, सही है ना। मतलब आपके अगर मोमेंट ए बी निकाल रहे हैं, सही है ना, तो आप मोमेंट ए बी में आपके पास ये नियर एंड होता है और बी आपके पास फार एंड होता है। तो इसलिए आपके पास सबसे पहले 2e के की वैल्यू होती है आई ओवर एल। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द स्पैन है, सिर्फ इस स्पैन का, वो 20 है। तो आपके पास हो जाएगा आई ओवर एल, या आई को फिलहाल इसी तरह रहने देते, इन टू थीटा एन, 2 थीटा एन, सही है ना, 2 थीटा एन। अब हमारे पास जो थीटा एन होगा ना, आपके पास ये थीटा ए होगा, ए पे थीटा आ रहा है। तो हमारे ए पे कितना थीटा आ रहा था, ए पे थीटा आ रहा है जीरो होगा सर। 0 है, सही है ना। तो इसलिए आपके पास ये वाली जो वैल्यू होगी ना, वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। के की वैल्यू आई ओवर एल, नहीं ना, वो आपके पास ये है। सर के की क्या वैल्यू है? आई ओवर एल। आई ओवर एल, लेंथ ऑफ द स्पैन है, ये हमारे पास 20 है। आपके पास ये जो ना, ये के आ गया आपके पास 2e, इसी तरह लिख दिया आपने।
थीटा एन हमारे पास 0 है क्योंकि हमने ये आपके पास ए पे जो नियर एंड पे जो थीटा आ रहा है वो 0 है। फार एंड जो होगा जो बी पे थीटा आ रहा है, तो बी पे थीटा आ रहा है कोई, बी पे यस आएगा ना सर, थीटा, थीटा बी। जी सर, तो आ रहा थीटा था। बी, तो वो हमारे पास थीटा बी आ जाएगा, फार एंड पे आपके पास थीटा बी, ये आपके पास 3 साई। ये तब आएगा जब आपके पास कोई सेटलमेंट वगैरह हो, फिलहाल आप इसको नहीं लेते, सही है ना। जब आपके पास सेटलमेंट वगैरह आएगा तब इसको हम यूज करेंगे। सर ये 5 ऐसे है क्या, डिफ्लेक्शन होती है सर? हैं? सर जो 3 5 है इसमें 5 क्या चीज़ है सर, डिफ्लेक्शन होती है? सेटलमेंट एक मिनट में बताता हूँ। सेटलमेंट जब आएगी ना, जब उसको सवाल करेंगे तो उसमें इसको मैं ज़्यादा बता दूंगा। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है आपके पास डेल्टा बाई एल की इक्वल होती है। सेटलमेंट की वजह से जब आती है डिफ्लेक्शन, वो जो आपके पास सेटलमेंट की वजह से आए। तो फिलहाल आपके पास इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू 0, क्योंकि आपके पास हमने अभी तक इसमें सेटलमेंट की कोई वो जिक्र नहीं हुआ। अगर आपके पास सेटलमेंट वगैरह आएगी तो फिर हम ये इसको यूज़ करेंगे, कल हम वो वाले सवाल भी करेंगे। इसकी वैल्यू डेल्टा बाई एल होती है। तो ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक। फिर प्लीज उसके बाद है फिक्स एंड मूवमेंट। तो आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट जो हमने पहले के लिए निकाली तो क्या थी, वो थी आपके पास 50, सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसको वैसे +50 दिया है, मगर आप इसको -50 भी ले सकते हो। मतलब ये जो जिस बुक से मैंने ये सवाल लिया है उसमें उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में आंसर जो है ना वो उस पर डिपेंड करता है। वैसे इसकी जो मतलब अब अभी मैंने इसको लिया है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो आपने फिर पूरे सवाल में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है। और अगर आप इसको नेगेटिव लेते तो फिर आपने पूरे सवाल में जो है ना एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना। सही, इस बात पे तो नहीं किसी को एतराज है? नहीं सर, समझ आ गई। नहीं, इस सवाल में हमने वैसे ना क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो इसलिए हमने +50 लिया। तो ये आपके पास ठीक है सर। फिक्स एंड मूवमेंट भी आ गया। फिर से ये अब हमारे पास सिर्फ एम ए बी के लिए इक्वेशन आ गई है। इसको हमने फिर अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 0 है तो 0 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सबसे पहले तो ये काट जाएंगे आप इसमें, ये 1000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो आपके पास ये ई आई ओवर 10 तो 0.1 ई आई इंटू थीटा भी आ जाएगा, और ये तो फिर 0 फिर +50। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया, आपके पास एम ए बी के लिए इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने अब हर मोमेंट के लिए इक्वेशन बनानी है। ये एम ए बी के लिए बन गया, अब हम एम बी ए के लिए निकालते हैं। एम बी ए के लिए भी वही ये आपके पास इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि आपके पास इस पेन में दोनों साइड पे मोमेंट आ रहा था। तो सिंपल हमने अब, मगर अब जो चेंज आएगा आपके पास वो ये चेंज आएगा कि अब जो थीटा एन होगा वो आपके पास थीटा बी होगा, और जो थीटा एफ होगा वो आपके पास थीटा ए होगा, सही है ना। क्योंकि आपके पास अब नियर एंड जो है ना, जब हम एम बी ए निकाल रहे तो आपके पास ये नियर एंड हो जाएगा और ये फार एंड हो जाएगा, सही है। इसके बाद क्या ही समझ सको। यस सर। हाँ, जी जब सर, हम आ ए गई बी सर। हम ए बी निकाल रहे तो आपके पास ए नियर एंड होगा और बी फार एंड होगा। और अगर आप एम बी ए निकाल रहे तो आपके पास बी नियर होगा और ए फार एंड होगा। ये म्यूट हो जाने जो भी। तो आपके पास वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, 2 ei/l। एल आपके पास 20 है। फिर आपके पास 2 थीटा एन आपके पास आप क्या होगा, थीटा बी, 2 थीटा बी हो जाएगा, प्लस थीटा एफ। सीन आपके पास एफ आपके पास जो फार एंड पे है वो 0 है क्योंकि फिक्स एंड था। थीटा ये आपके पास क्या है, वो 0 है। फिर उसके बाद 3 साई तब आएगा जब सेटलमेंट की वैल्यू भी 0 लिखी, प्लस फिक्स एंड मूवमेंट। तो हमारे पास हमने फिक्स एंड मूवमेंट निकाला था, वो क्या था, क्लॉक वाइज 50 आया था। हम इस सवालों में क्लॉक वाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए आपके पास
ये -50 आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर बी ए के लिए आ गई। इसी तरह अब हम निकालेंगे बी सी के लिए। तो उसके लिए भी वही वाली इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी आपके पास BC में भी आपके पास दोनों एंड पे मूवमेंट आ रहे थे, तो इसके लिए भी यही इक्वेशन यूज होगी। तो आपके पास सबसे पहले 2E के की वैल्यू थे I/L, सही है ना। तो आपके पास I/L वही 20 इसकी लेंथ है आपके पास BC के लिए। फिर उसके बाद आपके पास 2 थीटा n। अब हम जब BC निकाल रहे तो आपके पास थीटा जो बी है ये नियर एंड है और सी आपके पास फार एंड है, तो 2 थीटा n आपके पास मतलब 2 थीटा b आ जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा b आ रहा है सी और थीटा सी भी आ रहा है। और आपके पास फिर फार एंड पे आ रहा है सी, तो फिर प्लस थीटा सी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस फिक्स एंड मूवमेंट हमने BC के लिए निकाला था, वो था 75 एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 75 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम CB के लिए निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी इक्वेशन होगी 2EI/L। L आपके पास 20 है, थीटा n। अब CB निकाले तो C आपके पास थीटा n होगा, तो हम फिर टू थीटा सी, फिर हो प्लस थीटा एफ। थीटा एफ आपके पास अब थीटा बी हो जाएगा, माइनस अब आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट जो आती है आंसर वो एंड क्लॉक वाइज 75 आई थी, तो इसलिए हमने वो डाल दी। तो इसी तरह हमने ये अभी हमारे पास AB निकाल दिया हमने, BA निकाल दिया, CB निकाल दिया, CD। अब हमने CD और ये दोनों निकालने, सही है ना। तो उसके लिए भी हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम जब CD निकाल लेंगे तो आपके पास C जो नियर एंड होगा और फार एंड D होगा। D पे जो है ना आपके पास थीटा 0 होगा, क्योंकि फिक्स एंड है। तो आपके पास और फिक्स एंड मूवमेंट भी इस स्पैन के लिए हमारे क्या आया था, वो 0 आया था, क्योंकि इसमें कोई लोडिंग नहीं है। तो सिंपल हो जाएगा ये 2EI/L। 2EI/L लेंथ आपके पास इस वाले स्पैन की जो लेंथ है आपके पास वो 15 है, सही है ना। इन दोनों की आपके पास इसकी 15, इन दोनों की 20। तो आपके पास अब बन जाएगा, हाँ, तो आपके पास अब 2EI/L, सही है ना। L आपके पास 15 है, और फिर आपके पास 2 थीटा n। थीटा n आपके पास क्या है, थीटा सी, प्लस थीटा एफ। थीटा एफ आपके पास D पे होगा, तो आपके पास 0 होगा, तो इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे। प्लस वही -3 साई, ये भी 0, क्योंकि आपके पास कोई सेटलमेंट नहीं है। फिक्स एंड मूवमेंट भी 0, क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है, तो बाकी चीज़ें लोडिंग 0 हो जाएगा। इसी तरह हम जब DC के लिए निकालेंगे, उसके लिए भी इक्वेशन होगी यूज़ 2EI/L प्लस थीटा D हो जाएगा। नियर एंड आपके पास अब D हो जाएगा। D पे मूवमेंट आपके पास थीटा 0 था, क्योंकि फिक्स एंड था। थीटा एफ आपके पास C हो जाएगा, सही है ना, -0 + 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो सारी जो इक्वेशन निकाली इसकी सबको समझ आ गई है, यस सर। सही है ना। जी सर, आ गया। तो अब हम अगर इन सब इक्वेशंस को देखते हैं, ये इक्वेशन है 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 इक्वेशन में आप देखो कितने अननोन है आपके पास। जी, कितने अननोन नजर आ रहे हैं। थीटा बी थीटा सी। हाँ, 2 अननोन है सर। एक तो ये मूवमेंट्स की अपनी खुद भी अननोन है ना, ये सारे मूवमेंट्स, ये तो है ही। तो अब अगर इसके अलावा भी आपके पास थीटा भी हो थीटा सी, तो अब इसका मतलब हमें 2 इक्वेशनें चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगी इक्वेशनें। जी, तो ये बता सकता है जो थीटा बी थीटा सी के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, तो वो कहाँ से आ सकती हैं। 2 इक्वेशन हमने पहले कहीं बनाई थी। यस सर, पहले जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई थी। हाँ, हमने पहले ही अपने जो सेकंड या थर्ड स्टेप में जो इक्विलिब्रियम की 2 इक्वेशंस बनाई थी।
सही है ना। वो हमने क्या बनाई थी कि आपके पास जो जॉइंट बी है इन पे दोनों मूवमेंट्स का समीशन 0, इसी तरह जॉइंट सी पे 0 दोनों मूवमेंट का समीशन 0 है। तो यानी दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं, हमने ये कहा था कि आपके पास एम बी ए ये जॉइंट बी के लिए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। हमने जॉइंट बी लिया, सही है। तो यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा था ये था एम बी ए और यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा था उसको हमने नाम दिया था एम बी सी। इन दोनों की डायरेक्शन सेम ले लेते हैं, सेम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं, ताकि आपके पास आखिर में जो आंसर आएगा नेगेटिव तो हमें पता लग जाए। तो ये जॉइंट बी था। सेम दोनों पे हमें ये पता है कि जॉइंट बी एक इंटरनल रोलर है, तो यहाँ पे मूवमेंट का जो समीशन है ना वो 0 की इक्वल होता है। तो दोनों की इक्वेशन आपके पास सम करेंगे तो 0 होगा। तो हमने ये इक्वेशन लिखी, एम बी ए के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी, वो थी ये वाली, सही है ना। तो ये हम इसमें पुट करेंगे। इसी तरह बी सी के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी, वो ये वाली थी, ये भी हम इधर पुट करेंगे। तो सिंपल हमने सॉल्व कर देना, यहाँ पे थीटा बी की जो वैल्यूज वो सम हो जाएगी, इसी तरह थीटा सी की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, और जो फ्री एंड वाले हैं वो भी इसी तरह आ जाएंगे। अंत तक आगे सबको समझ। यस सर। फिर हम जॉइंट सी ले लेते हैं, सही है ना, इसमें से जॉइंट सी। तो जॉइंट सी को भी मैं अलग से बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास मोमेंट आ रहा था वो था एम ओ सी बी सी बी, और यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा था एम वो सी था डी। एम सी डी। तो दोनों को जो समीशन हो 0 के इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। हमने इसके लिए इक्वेशन निकाली थी, एम सी बी की इक्वेशन है आपके पास ये वाली, ये हमने पुट की इधर। सी डी के लिए भी इक्वेशन बनाई थी, वो ये वाली थी, वो भी इधर पुट की। इन दोनों का जो समीशन वो 0 को इक्वल है, सही है ना। तो हमने सारा सम किया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक की है, तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके हम थीटा बी थीटा सी निकाल सकते हैं? यस सर। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि एक तो आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लें। कैलकुलेटर में मैंने आपको तरीका बताया था कि भी किस तरह दो अननोन्स के लिए आप सॉल्व करते हैं। मोड में जाके इक्वेशन में जाके आप जो जिसमें एक्स और वाई आ रहा है सिर्फ वो वाला सॉल्व सेलेक्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप बाय हैंड भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप क्या कहते हैं थीटा बी के लिए इक्वेशन निकाल लें, क्या होगा थीटा बी करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा -25 थीटा सी प्लस 0.1। माइनस आएगा सर, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? क्या चीज़? ये थीटा बी ये निकाल रहे हैं माइनस, ना, जी जी, इक्वल टू, तो तो आपके थीटा पास सी वाली जो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। -25 माइनस 0.1 ई आई थीटा सी डिवाइडेड बाय 0.4 4 ई आई। ई आई। इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये ई आई तो काट जाएगा आपको इसमें, सही है ना। ऊपर आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह का 0.1
E into -25 minus 0.1 EI theta C ये बन जाएगा ना आपके पास। यस सर। थीटा बी को यहाँ पे डाला तो आपके पास ये तो काट गया, 0.4 नीचे रह जाएगा, 0.1 ये आ गया, और फिर उसके बाद ये -25 इंटू -0.1 ये इंटू थीटा सी, ये ऊपर आ गया, फिर उसके बाद माइनस ये आ गया, तो इससे आपके पास थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी। सही है ना? तो आपके पास जो भी आएगा थीटा सी उसकी वैल्यू जब आ जाएगी फिर हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास थीटा बी की भी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपके पास थीटा ई आई के साथ बेशक आप इसको लिख लें फिलहाल, तो आपके पास ये दो आपके पास थीटा बी और थीटा सी आ गई। अब थीटा बी और थीटा सी अगर हमारे पास ई आई की वैल्यू गिवन है इस तरह ना इस सवाल में, तो ई की वैल्यू थी आपके पास 29,000 के एस आई, तो उसको हमने क्योंकि हमने यहाँ पे सारे कुछ फीट में दिया था तो हमने उसको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था, 12 से मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आई आपके पास इंच 4 में, तो इसको फीट 4 में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 12 की पावर 4 से डिवाइड कर देना। इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास थीटा बी और थीटा सी की वैल्यूज आ गई। सही है। अब ये थीटा बी आपके पास नेगेटिव है, इसका मतलब है क्योंकि हमने इस सवाल में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज इसकी असल में डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है इसका मतलब इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हमारे पास जब थीटा बी थीटा सी आ गई तो उसके बाद हम क्या मूवमेंट्स निकाल सकते हैं? यस सर। ये ना इसमें सिंपल पुट करना आपने, थीटा बी थीटा सी की वैल्यू और ई आई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास तमाम मूवमेंट्स आ जाएंगे। हमने साहब में पुट किया तो आपके पास तमाम मूवमेंट्स आ गए। तो अगर हम अभी देखते हैं इसमें कि ये -71.7 आई बी है और ये क्या है +71.7, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह इसकी माइनस आया, इसकी डायरेक्शन मतलब आपके पास क्लॉकवाइज है, इसके एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ऐसी बात है ना इन दोनों को, जी सर। ये जॉइंट बी वाले तो जॉइंट सी वाला। तो आपके पास जब मूवमेंट्स आ जाते हैं फिर उसके बाद इक्वेशन में वो ये देखना दोनों को सम करते 0 आ जाता है। जब आपके पास मूवमेंट्स आ जाते हैं फिर उसके बाद हम रिएक्शंस निकालते हैं। अब हम इसको ना अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं एज अ अलग अलग मेंबर से ना। पहले हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि बाहर हमारे पास ये इंटरनल मूवमेंट्स नहीं होते थे, मगर क्योंकि अब हमारे पास इंटरनल मूवमेंट्स आ गए हैं इसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले ए बी ले लेते हैं, सही ना। यहाँ पे एम ए बी लगा दिया और यहाँ पे हमने एम बी ए लगा दिया जो हमारे पास अभी पीछे आए हैं। इधर हमने एक दो रिएक्शंस भी लगा देनी है, इसको हम शेयर फोर्स ए बी ले लेते थे नाम, इसको शेयर फोर्स बी ए का नाम ले लेते हैं, सही है ना। तो आपके पास क्या होगा, हम ये शेयर फोर्स किस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं जी, कहाँ पे मूवमेंट ले लो अगर हम स्पैन ए बी की शुरुआत करते हैं। सर मोमेंट ले लेंगे कहीं भी। हाँ तो हम स्पैन ए बी की शुरुआत कर रहे हैं तो हमने बी पे मूवमेंट लिया, सही ना। जब हम बी पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास जो शेयर फोर्स बी ए ये आ जाएगा। तो आपके पास बी पे मूवमेंट लिया तो आपके पास ये आज सबसे पहले तो ये खुद मूवमेंट आ जाएगा 39.2, सही है ना। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिवली इसलिए प्लस लिया इसको हमने। फिर उसके बाद 1.5 की वजह से आपके पास जो मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आएगा तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, सॉरी हाँ क्लॉक पर लॉस प्लस लेंगे। ये पे मूवमेंट लिया तो
1.5। सर ये हमने बी पे लिया है, वैसे ए पे भी ले सकते हैं ना? हाँ सॉरी, बी पे लिया। अच्छा अच्छा, हाँ ए पे भी ले सकते हैं कोई, उससे आपके पास फिर ये वाला आएगा, इससे आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो आपके ठीक। पास बी पे मूवमेंट लिया हमने पास, तो आपके पास सबसे पहले तो ये 39.2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको प्लस लिया आपने 1.5 इंटू 20 इंटू 10, तो ये ना ये आपके पास लोड आ जाएगा और ये मूवमेंट आर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास प्लस एस ए बी इंटू 20, अब इसके वजह से मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, सही है ना, तो इसलिए नेगेटिव लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपना मूवमेंट आ रहा था एम बी ए, वो आ रहा था वो 71.7, उसको भी हमने ले लिया। तो इस आपके पास शेयर फोर्स एट ए बी आ गया, सही है ना। दूसरा हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करके एस बी ए निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करके हमारे पास एस बी ए भी आ गया। अब हमने पहले वाली जो स्पैन इसके लिए ए बी भी निकाल दिया और बी ए भी निकाल दिया शेयर फोर्स। जो आपके पास बी पे जो बी वाई आ रहा होता है ना, वो असल में इन दोनों का समीशन होता है। यहाँ से जो शेयर फोर्स आ रहा होता है और यहाँ से जो शेयर फोर्स आ रहा होता है, इन दोनों का जो समीशन होता है ना, वो बी वाई होता है असल में। और ये तो दोनों वैसे भी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। तो ये ए बी का सबको समझ आ गया कि ए बी स्पैन किस तरह सॉल्व किया। जी सर आ गया। इसी तरह हम बी सी लेते हैं। बी सी स्पैन में आपके पास ये मूवमेंट्स आए थे इंटरनल। जब अगर आप ना वैसे रोलर को काट के इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ तब सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये इंटरनल मूवमेंट्स ले रहे हो, क्योंकि हम इंटरनल मूवमेंट्स को कंसिडर कर रहे थे, इसलिए अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से बताया था। तो बताएं कि भी हम बी सी में किस तरह ये शेयर फोर्स बी सी और सी बी निकाल सकते हैं। किधर मूवमेंट लें, सी पे लेने सर। सी पे मूवमेंट ले ली तो आपके पास क्या आएगा, शेयर फोर्स बी सी आ जाएगा। सही है, बी सी जब आ जब रही। हाँ जब हम अगर हम यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास ये आएगा। फिर डेल्टा एफ वाई करके क्या कहते हैं आपके पास ये आ जाएगा। ये सारे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। तो इसी तरह हम फिर सी डी स्पैन ले लेते हैं, डी पे मूवमेंट लेके तो आपके पास ये आ जाएगा। और फिर आपके पास सिग्मा फाइव इक्वल टू करेंगे तो आपके पास दूसरा वाला आ जाएगा। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं क्या आते हैं। अब हम इसको ना उसी तरह वापस बनाते हैं जिस तरह सवाल था। तो इसमें आपके पास सवाल में तो आपके पास यहाँ पे फिक्स एंड है, फिक्स एंड का ये मोमेंट आ गया, शेयर फोर्स भी आ गया यहाँ पे जो ए वाई आर ना था। अब बी पे एक आता है रिएक्शन बी वाई, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे। फिर आपके पास सी पे जो है ना, इन दोनों को सम कर लेंगे, तो ये तो फिक्स था आपके पास। तो आपके पास इन दोनों को सम किया तो ये आपके पास इधर आ गया। इसी तरह इन दोनों को सम किया तो आपके पास इधर आ गया। तो आपके पास इस तरह ये जो ना इंटरनल इसके रिएक्शंस आ गए। एक्सटर्नल भी हमने निकाले थे जो ये निकले थे। तो आपके पास इस तरह सारे इसके रिएक्शंस निकल आ रहे। सही है ना, सब तो इसके आगे समझ। जी सर समझ आ यस गई, सर। लेकिन सर पेपर में क्या करेंगे सर? ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये तो बड़ा छोटा है। ये तो वैसे ही आपको लग रहा है एक दो सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कुछ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। फिर मैं एक दफ़ा आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेशन निकाल देनी है। दूसरा आपने मूवमेंट्स को डिफाइन कर देना है। तीसरा आपने ज्वाइंट से इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकाल देनी है। फोर्थ है आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट निकाल देना। पांचवा आपके पास मूवमेंट की इक्वेशन निकाल देना फॉर ईच। आपके पास 2
इक्वेशंस होती हैं। एक आपके पास तब होता है जब दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा हो, एक जब सिर्फ एक साइड पे मूवमेंट आ रहा हो। छठा आपके पास होता है जो थर्ड स्टेप से है, तो स्टेप 3 में हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए जो निकाली थी, उसमें जो स्टेप 5 वाली इक्वेशन है वो पुट करेंगे तो आपके पास अननोन रोटेशंस आ जाएंगी। 3 अननोन रोटेशंस आ गई तो फिर आप वही नंबर 7 पे आप क्या करना है कि नंबर डिटरमाइन इक्वेशंस ऑफ स्टेप 5। सही है। तो स्टेप 5 में आपकी जो इक्वेशंस आई थी उसमें फिर वही थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू डाल के आप आपके पास मूवमेंट्स निकाल देना। सॉरी, मूवमेंट्स। आठवां सॉल्व ईच स्पैन एंड डिटरमाइन शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग। अगर पूछा जाए तो आप उसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएं। तो टोटली सिंपल से 9 स्टेप्स हैं। इंशाल्लाह जब आप सवाल करेंगे तो आसान होगा, क्योंकि आपके पास कुछ स्पैन होंगे जिसमें मूवमेंट से तो फिक्स मूवमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो है ना डायरेक्ट ये वाली स्टेप्स शुरू कर दें। इसको आप जब इक्वेशन में फिक्स मूवमेंट निकालना होगा तो आप डायरेक्ट डाल देंगे, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सही है ना। फिर उसके बाद ये तो आसान है अभी किया इंशाल्लाह। ये तो अभी देखो 5 इंडिटरमिनेसी थी इसकी। सही ना। मतलब ये अगर आप फोर्स मेथड्स का तो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल होता है, तो कितने आसानी से सॉल्व हो